दोस्तों आज की कहानी है सौतेली बेटी कमला। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। प्रातःकाल उठकर पशुओं को सारा पानी कराने के बाद रामदेव तिवारी प्रातःकालीन दैनिक कार्य के लिए चले गए। स्नान ध्यान करने के बाद वह घर के बाहर बने बरामदे में बैठकर कमला के साए नाश्ता लाने की प्रतीक्षा करने लगे। कमला अपने बाबू का बहुत ख्याल रखती हैं। प्रतिदिन उनकी पूजा पाठ करने के बाद शाही नाश्ता लाकर देती थी, लेकिन आज अभी तक वह नहीं आई। उन्होंने सोचा हो सकता है कि वह अपने कार्य में व्यस्त होगी, आने वाली ही होगी। वह प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि अकस्मात कमला की रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत समझ गए कि आज फिर वह मां की प्रताड़ना की शिकार हो रही है। रामदेव तिवारी तत्काल घर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कमला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कनकलता उसको थप्पड़ से मारते हुए तेज तेज आवाज में चिल्ला रही थी कि तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, अब तुम हमसे जुबान भी लड़ाएगी। महारानी अभी सो रही हैं, घर का सारा झूठा बर्तन पड़ा हुआ है, सुबह से घर में झाड़ू तक नहीं लगा है, क्या तेरी अम्मा झाड़ू लगाएगी? कनकलता का कमला के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार किए जाने से रामदेव तिवारी भली भांति परिचित थे, परंतु कमरे में पहुंचकर जो दृश्य देखा वह उनके हृदय पर चोट पहुंचाने वाला था। रामदेव को गुस्सा आ गया। तेज आवाज में कनकलता को डांटते हुए बोले, भगवान तुम इसके साथ इतना अत्याचार क्यों करती हो? भगवान से डरो, आसमान फट जाएगा, तुम्हारे ऊपर बिजली गिर पड़ेगी, फिर भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। इस बेचारी को तुमने अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा है, तुम्हारी सगी बेटी नहीं है इसीलिए तो। लेकिन याद रखो ये भी किसी की बेटी है, वह आत्मा जहाँ भी होगी तुमको साप दे देगी और तुम इस जिंदगी में क्या अगले जीवन तक भोगोगी। पत्नी कनकलता को डांटने के बाद रामदेव तिवारी बेटी कमला के माथे को सहलाते हुए उससे कहने लगे कि बेटा ये मेरी माँ ही है, इससे जुबान मत लड़ाया करो। सहसा उनको ऐसा आभास हुआ कि कमला माता गर्म है और वह संभवतः बुखार से पीड़ित हैं। कमला बाबू हम अम्मा की बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, हमको शायद जितना डांटे फटकारे वह बड़ी हैं, इसलिए हम शुभ साफ सह लेते हैं, कभी जुबान नहीं लड़ाते हैं। लेकिन जब अम्मा मेरी माँ को उल्टा सीधा कहती हैं तब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। वह तो बेचारी इस दुनिया में ही नहीं है, उनका क्या दोष? लेकिन अम्मा उनके बारे में उल्टा सीधा कहती रहती हैं। आज मेरे शरीर में दर्द है, उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए आज सौका बर्तन और झाड़ू नहीं लगा पाई, आपको नाश्ता भी नहीं पहुंचा पाई। मैंने अम्मा से बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वह मुझको डांट कर कहने लगी कि बहानेबाजी कर रही हैं। रामदेव तिवारी कनकलता की ओर मुखातिब होकर बोले, देखो इसको तेज बुखार है और तू इस पर हाथ चला रही है। अरे एक दिन तू ही सौका बर्तन कर लेती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। तुमने निर्दयता की सारी हदें पार कर दिया। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए तुझको शर्म भी नहीं आई? कनकलता की पोल खुलते ही अब उसको बचाव के लिए एक ही रास्ता सूझा, वह था श्रेयश्रित्र। उसने अपने ये गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारना शुरू किया। बाल नोचते हुए ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोलने लगी, सब मेरी ही गलती है, क्या मैं इसकी दुश्मन हूँ? मेरा इस घर में कोई सम्मान नहीं है। बेटी के सामने आप मुझे डांट रहे हो, मुझे गलत ठहरा कर मेरा अपमान कर रहे हो। इस घर में रहने से बेहतर है मेरी मौत हो जाए। वह चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वह रामदेव तिवारी की कमजोरी से भली भांति परिचित थी। उसको उम्मीद थी कि रामदेव तिवारी अभी उसको मनाने आएंगे, इस प्रकार वह हारी हुई बाजी को जीत लेगी। रामदेव तिवारी के बाहर जाते ही कमला की 7 साल की सौतेली बहन रश्मि और 10 साल का उसका सौतेला भाई अनुज उसके पास आकर संवेदना व्यक्त करते हुए उसके सिर को दबाने लगे और बोले, दीदी आप आराम करो, आज हम लोग घर का सारा काम कर लेंगे। कमला का व्यवहार अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा था, इसलिए उसके भाई बहन सौतेले होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करते थे। तिवारी डीह गांव के निवासी 40 वर्षीय रामदेव तिवारी के पास 100 बीघा खेती योग्य जमीन है। इलाके के अच्छे किसानों में उनकी गिनती होती
है। ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों से उनकी खेती बहुत अच्छी होती है। लगभग 20 वर्ष पूर्व उनका विवाह तिवारी डीह गांव से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित बलदेव नगर गांव के निवासी पंडित राम अजागर ओझा की छोटी बेटी अनुराधा से हुई थी। राम अजागर ओझा इलाके के माने जाने संभ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते हैं। लगभग 200 बीघा खेती के वह मालिक हैं। अपने माता पिता की इकलौती संतान रामदेव तिवारी के पिता सहदेव तिवारी ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी इलाके में बड़ी इज्जत होती थी। दुर्भाग्यवश एक ट्रेन हादसे में रामदेव तिवारी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुलीन और संस्कारी परिवार में जन्म लेने वाली अनुराधा श्वेत वर्ण की, आकर्षण, धर्मपरायण, गृह कार्य में दक्ष, सरल स्वभाव की महिला थी। रामदेव तिवारी का अनुराधा से विवाह हो जाने के बाद वह सुखपूर्वक शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगे। विवाह के 2 वर्ष पश्चात एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कमला रखा गया। समय चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कमला 8 वर्ष की हो गई थी और तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। कवार का महीना था। अनुराधा को मस्तिष्क ज्वर हो गया। काफी इलाज कराया गया लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। उसकी मृत्यु हो गई। रामदेव तिवारी अकेले हो गए। दिल में बसने वाली प्रतिव्रता पत्नी की मृत्यु, ऊपर से बेटी की जिम्मेदारी के कारण उनको मानसिक रूप से गहरा सदमा लगा। अपने दर्द में अंत मरण में दबाए हुए गुमसुम रहने लगे। अनुराधा की युवावस्था में हुई मृत्यु के कारण उसके माता पिता, भाई बहनों व अन्य परिजनों को भी अपार कष्ट हुआ। उन लोगों को कमला के भविष्य की चिंता सताने लगी। 1 वर्ष बीत गए। पंडित राम अजागर ओझा अपने दामाद रामदेव तिवारी का पुनः विवाह ऐसी लड़की से कराना चाहते थे जो कमला के साथ आत्मीयता रखते हुए मां की तरह से व्यवहार करे। काफी प्रयास करने के बाद पंडित राम अजागर ओझा ने रामदेव तिवारी का विवाह शिवपुरा गांव के उनके ही एक रिश्तेदार परमहंस मिश्रा की बेटी कनकलता से करवा दिया। विवाह के पश्चात कुछ दिनों तक कनकलता ने कमला के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जब उसकी अपनी 2 संतानें रश्मि और अनुज पैदा हो गई, वह कमला के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। कमला की 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसने रामदेव तिवारी पर दबाव डालकर उसकी आगे की पढ़ाई बंद करवा दिया। सौका बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े साफ करना, यहाँ तक कि कनकलता ने अपने भी कपड़े कमला से साफ करवाना उसके नसीब में लिख दिया। छोटी छोटी बात पर कमला को डांटना, फटकारना और उसके माँ को लेकर अक्सर ताने मारना कनकलता ने शुरू कर दिया। लेकिन आज तो उसने सारी सीमाएं पार कर दी। कनकलता जो चाहती थी वही हुआ। रामदेव तिवारी नहीं चाहते थे कि घर में तनाव व कलेश बना रहे। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत हो जाने के पश्चात वह कनकलता के कमरे का दरवाजा खुलवा कर उसको कोप भवन से बाहर निकाला। लेकिन आज वह बहुत व्यथित थे। वहां से निकलकर वह बिना चाय नाश्ता किए ही अपने ससुराल बलदेव नगर चले गए। बलदेव नगर पहुंचते ही रामदेव तिवारी के उदास चेहरे को देखकर पंडित राम अजागर ओझा समझ गए कि वह कमला के साथ कनकलता के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। उनको भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि कनकलता का व्यवहार कमला के साथ अच्छा नहीं है। पंडित राम अजागर ओझा, क्या बात है रामदेव, इतना चिंतित क्यों हो? रामदेव तिवारी, बाबूजी मैं चाहता हूँ कि आने वाले लगन में कमला के हाथ पीले कर दिए जाए। उसका दुख अब मुझसे सहन नहीं होता है। पंडित राम अजागर ओझा, मुझे जानकारी है, मैंने कमला के रिश्ते की बात कर ली है। मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए। अपने पड़ोस वाले गांव कमदी के राम प्यारे शुक्ला के बारे में जानते ही होंगे। उनके एक ही लड़का है जिसका नाम दिवाकर है। बहुत होनहार है। उनके पास अच्छी खेती बाड़ी है। दिवाकर BA पास हो गया है। वे लोग भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। कोई दान दहेज की भी मांग नहीं है। बस तुम्हारी रजामंदी की आवश्यकता है। रामदेव तिवारी, बाबूजी आप बड़े हैं। आपके फैसले से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। अगले ही लगन में कमला का विवाह कर देना ही उचित होगा। वैशाख के महीने में शुभ मुहूर्त में कमला की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई।
विदाई के समय पिता को पकड़कर बहुत रोई। रामदेव त्रिपाठी भी बहुत दुखी थे। पत्नी अनुराधा की मृत्यु के समय जो दुख उनको हुआ था, ऐसा ही एहसास उनको कमला की विदाई के समय हुआ, क्योंकि अनुराधा की एकमात्र निशानी भी घर से चली गई। इसलिए वह कमला की विदाई के दर्द के साथ ही अनुराधा को भी याद कर बहुत रोए। कमला सर्वगुण संपन्न लड़की थी। ससुराल में जाते ही उसने सास, ससुर और पति का दिल जीत लिया। देखते ही देखते और घर की मालकिन बन गई। कोई भी काम कमला के बगैर सलाह के घर में नहीं होता था। कमला के चले जाने के बाद कनकलता को जब घर के सारे काम करने पड़े, तब उनको समझ में आया कि कमला कितना काम करती थी। उसके बावजूद वह कमला को जले कटे शब्द सुनाती थी। कनकलता ने एक दिन रश्मि से काम में अपना हाथ बटाने के लिए जैसे कहा, उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया कि हमको कमला दीदी मत समझना, आपने उस बेचारी को नौकरानी बनाकर रखा था। हम इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहेंगे। भैया से क्यों नहीं कहती हो, वह भी काम कर सकते हैं। हम लड़की हैं, इसलिए ये सब काम मुझे करना पड़ेगा। मैं भी तो पढ़ाई कर रही हूँ। बेचारी कमला दीदी नौकरानी की तरह दिन भर काम करती थी, लेकिन आपने उनको चैन की सांस नहीं लेने दिया। अब पता चल रहा है रश्मि की दो टूक बातें कनकलता के दिल को छू गई और उसे एहसास होने लगा कि वास्तव में उसने कमला के साथ बहुत बुरा किया। कमला ससुराल तो चली गई थी, लेकिन उसका मन अपने मायके में ही लगा रहता था। वह सोचती थी कि घर का कामकाज कैसे हो रहा होगा, बाबूजी को सुबह समय से चाय नाश्ता कौन देता होगा, आदि आदि। कोई भी फेरी वाला, सुड़ी पहनाने वाली मणिहारिन अथवा अन्य कोई व्यक्ति तिवारी डीह गांव से होकर उसके गांव कमदी आता था। उससे कमला अपने हर घर का हाल चाल पूछने के लिए आतुर हो जाती थी। एक दिन सुड़ी बेचने वाली मणिहारिन कमला के दरवाजे में पहुंचकर बोली, बिटिया सुड़ी पहन लो, नई नई सुड़ियां लाए हैं। कमला खूंटे से पगा रस्सी तोड़कर भाग रही। बसिया की भांति भागकर दरवाजे पर आई और मणिहारिन से बोली, काफी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी, कहाँ चली गई थी? मणिहारिन, हाँ बिटिया, कुछ काम से बाहर चली गई थी। कमला, काकी तिवारी डीह भी गई थी? मणिहारिन, हाँ बिटिया, वहीं से तो आ रही हूँ, लेकिन वहाँ का हाल चाल ठीक नहीं है। बहुरिया के कुल्हे की हड्डी टूट गई है। बेचारी बिस्तर पड़ी बड़ा दुख झेल रही है। बिस्तर पर ही शौच करना पड़ता है। कमला को जैसे करंट लग गया, वह बेचैन हो गई। जल्दी जल्दी मणिहारिन से चूड़ियां लेकर वह घर में भागकर अपनी सासू माँ से अम्मा कनकलता के बारे में बताई और सासू माँ से मायके जाने के लिए अनुरोध करने लगी। कमला की सासू माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, कल तू दिवाकर के साथ तिवारी डीह गांव चली जा। दूसरे दिन कमला पति के साथ तिवारी डीह गांव अपने मायके पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वह सीधे अम्मा कनकलता के कमरे में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। कमरे में बदबू फैली हुई थी। कनकलता के कपड़े बहुत मैले हो गए थे। कई दिनों से घर में झाड़ू नहीं लगा था। ये सब देखकर वह बहुत दुखी हुई और बिस्तर पर लेटी कनकलता से लिपटकर रोने लगी। रोते रोते वह अम्मा से कहने लगी कि शादी हो जाने के बाद क्या हम पराये हो गई? आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई और अपने हमको खबर क्यों नहीं भेजा? इतना दुर्व्यवहार करने के बाद भी कमला ने सहदयता भरे आचरण एवं प्रेम भरे व्यवहार को देखकर पछताव की अग्नि में जलती हुई कनकलता की आंखों से बहते हुए आंसू उसके पारियसित के गवाह थे। वह कमला से बोली, बिटिया, हम किस मुंह से तुमको बुलाते? हमने तो तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, तेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा कहा। ईश्वर ने उसी का दंड मुझको दिया है। तेरे बाबू सही कह रहे थे, अब वही दंड भोग रही हूँ। बिटिया, हो सके तो मुझको माफ कर देना। कनकलता के मुंह पर हाथ फेरते हुए कमला बोली, नहीं अम्मा, आप बड़ी हैं, आपको छोटों से माफी नहीं मानना चाहिए। आपने कोई अपराध नहीं किया है। एक माह तक कमला ने अपनी सौतेली माँ कनकलता का पूरे मनोयोग से सेवा किया। वह स्वस्थ होकर चलने लायक हो गई। जब वह ठीक हो गई, कमला मायके से अपने ससुराल कमदी जाने के लिए तैयार हो गई। कनकलता कमला से लिपटकर बहुत रोई। रोते हुए वह कमला को बाहर तक जाकर विदा करने गई और चलते समय बोली, बिटिया जल्दी आना, तेरी अम्मा कनकलता तेरे आने की प्रतीक्षा करती रहेगी।